चलो बच्चों, हम आज कक्षा 11वीं का पहला चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं, जो अभी पार्ट 2, जिसमें आज पढ़ेंगे हम लोग सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र और व्यापकलक्षी अर्थशास्त्र के बारे में हमको क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन विश्लेषण के आधार पर उसके दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसके लिए अध्ययन में अर्थतंत्र का एक इकाई के रूप में विश्लेषण किया जाता है, मतलब उसकी क्या जांच की जाती है। सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र में जिसका अध्ययन में अर्थतंत्र की तमाम इकाइयों का समावेश होता है उसको व्यापक लक्ष्य अर्थतंत्र, मतलब कि सूक्ष्म लक्ष्य में क्या कि अर्थशास्त्र की तमाम जितनी छोटी से बड़ी जो भी चीज़ वस्तुओं खरीद बिक्री की जाती है, जिसमें आर्थिक व्यापार होता हो, ऐसी चीज़ वस्तुओं को क्या अर्थशास्त्र में लिया जाता है। सूक्ष्म लक्ष्य, सूक्ष्म माने छोटा होता है, ठीक है, छोटी से छोटी वस्तुओं का उसमें समावेश किया जाता हो उसके क्या सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र कहा जाएगा। अर्थशास्त्र में मांग का अध्ययन करने के लिए विश्लेषण का अर्थ ग्रह है। प्रथम अध्ययन में पीढ़ी विश्लेषण इकाई है, उपभोक्ता की इकाई या सेवा है। श्रम बाजार में श्रम इकाई है, मतलब श्रम बाजार मतलब मेहनत जो करते हैं, ऐसे बाजारों के अंदर इस प्रकार के क्या अध्ययन किए जाते हैं, मतलब उसके बारे में जानकारी ली जाती है। जहाँ पे इकाइयों में व्यवहारों के अध्ययन जाए तो सीमांत को गणना के लिए यह सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र कहा जाता है, मतलब कि छोटी से छोटी चीज़ वस्तुओं का आप बेचते हो, ठीक है, श्रमिक खरीदता है बेचता है, और उसकी सारी जानकारी अर्थशास्त्र में दी जाती है कि साल में कितना भारत ने बेचा और कितना खरीदा, वो सारी चीज़ों की क्या उसमें जानकारी होती है, ठीक है। फिर इसके अध्ययन के लिए बिंदु होते हैं, और जबकि व्यापक लक्ष्य अध्ययन का समाविष्ट का अध्ययन करता है, मतलब उसके समाविष्ट किया जाता है, उसके अंदर उसको क्या लिया जाता है, ठीक है। वस्तु की कीमत और उसके निर्धारित अध्ययन, पीढ़ी की तुलना का अध्ययन, श्रमिक सीमांतक उत्पादकता के आधार पर वेतन निर्धारित किया जाए, मतलब कि आप वस्तु की कीमत कितनी है और कितने भाव में आप बेच रहे हो, कितना लाभ हो रहा है, उस हिसाब से क्या होता है कि कर्मचारियों को भी वेतन दिया जाता है। लाभ के आधार पर कर्मचारियों को वेतन दिए जाते हैं। ये सभी सूक्ष्म लक्ष्य अध्ययन है। जबकि हम अर्थतंत्र में सामान्य भाव स्तर कर निर्धारित मुद्रा का मूल्य अध्ययन और राष्ट्रीय आय की गणना, वैसे ही बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या, राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन व्यापक अर्थतंत्र में होता है। मतलब कि क्या होता है कि इस व्यापक अर्थतंत्र अर्थात क्या, जिसमें बड़ी बड़ी बातों का समावेश किया होता है, जैसे क्या कहा कि राष्ट्र की आय हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, जनसंख्या हो, ये सारी बातों को इसके अंदर क्या समावेश किया जाता है। सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र ग्राहक पीढ़ी इकाई आर्थिक इकाइयों में निर्णय में मदद रूप है, उसमें क्या मदद रूप लिया जाता है, मदद करने के लिए, ठीक है। इनके अर्थात व्यवहार को समझने में अपना महत्वपूर्ण योगदान है, इसका क्या एक महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता रहा है, ठीक है। साथ ही देखिए, तो जब व्यापक लक्ष्य अर्थतंत्र में सरकार को आर्थिक नीतियाँ बनाने में, आर्थिक संस्थाओं को निर्णय लेने में मदद रूप होती है, मतलब कि सरकार क्या करती है, व्यापक जिसमें बड़ी बड़ी बातों का समावेश होता है, उसमें सरकार क्या शामिल होती है और उसका निर्णय लेने के लिए एक संस्था बनाई जाती है। अलग अलग कानून अलग अलग वस्तु और चीज़ वस्तुओं के लिए अलग अलग मतलब समस्याओं को हल करने के लिए बनाई जाती है अलग अलग संस्थाएँ, ठीक है। याद रहे कि सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र और व्यापक लक्ष्य अर्थशास्त्र दोनों भाग अध्ययन विश्लेषण का उद्देश्य निर्धारित है, मतलब दोनों ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सीमित है। शेष सूक्ष्म लक्ष्य अध्ययन के व्यापक के नीति बनाने में सहायभूत होते हैं, मतलब कि सहाय रूप होते हैं। अगर आपको अध्ययन करना है तो ये दोनों व्यापक और सूक्ष्म दोनों ही सहायक रूप माने जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं आर्थिक जानकारी की प्रस्तुति। आर्थिक जानकारी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आर्थिक जानकारी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो एक तो भाषा के द्वारा वर्णन स्वरूप में भाषाओं के ऊपर बांटा गया है, दूसरे में आंकड़ाओं के ऊपर, आंकड़ा जो आंकड़े बताते हैं उसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, तीसरा आकृति के ऊपर बांटे। 3 तरीकों से क्या इसको बांटा गया है, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं पहले, जैसे कि मांग के नियम के हम समझते हैं कि वस्तु के कीमत में कमी होने से वस्तु की मांग में विस्तृत होती है। तो भाषा के द्वारा वर्णन किया जाए तो उसके आंकड़ों के द्वारा होंगे, मतलब क्या होता है। तो इसके अंदर देखो कीमत और मांग दिए, तो कीमत में क्या 20, 15, 10, 5 धीरे धीरे कम हो गई है, और मांग 20, 40 क्या हो रहा है 60, 80, मतलब कि अगर कीमत घटेगी तो खरीदने वाले लोग क्या ज़्यादा हो जाते हैं। कोई भी आप चीज़ वस्तु को देखते हो, अगर उसकी कीमत घटा दो तो उसको खरीदने ज़्यादा लोग आ जाएंगे, ठीक है। अगर मॉल के अंदर चीनी या चावल कम भाव में मिलता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग, ज़्यादा भाव मिलेगा तो कोई जाता नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो तो ग्राफ में इस प्रकार से दिया गया था। ग्राफ में क्या करने का आपको कि पहले क्या कि y और x, तो क्या करेंगे इसमें देखेंगे तो इस पे यहाँ पे y और इधर क्या किया जाएगा x,
ओके वाई एक्स बनाएंगे तो जो मांग थी, मांग की बात करते हैं हम लोग, तो मांग में क्या होगा, तो यहाँ पे जो 20, 40, 80 जो दिया था मांग रखेंगे और कीमत यहाँ पे 5, 10 थी वो, तो देखो धीरे धीरे यहाँ पे ग्राफ होगा। 25 लोग थे तो खरीदने वाले क्या 100 है, मतलब ज़्यादा है, यहाँ पे देखो 20 है तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से देखा जाएगा इसको कि जहाँ 20 होगा तो वहाँ खरीदने वाले कितने होंगे 20, ठीक है। 15 हो जाएगा तो बढ़ जाएंगे, 15 होंगे तो कितना 40 हो जाएगा, 10 हो जाएंगे तो क्या 60 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे इसकी कीमत बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे इसके क्या व्यक्ति भी कम होते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप किसी भी कीमत घटाते हो, ठीक है, तो शॉर्ट में कीमत घटाओगे तो व्यक्ति आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर दिया गया है। अभी यहाँ पे देखते हैं तो सांख्यिकी जानकारी का महत्व, सांख्यिकी जो आंकड़ों की जानकारी उसके लिए क्या महत्व की बात है। तो पहला, सिद्धांतों के आधार पर वृद्धि में बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र में दो आर्थिक चलों के बीच कार्य में संबंध की जांच करने और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है। जो कार्य के होते हैं उसके सिद्धांतों को पूरी जांच करो, आप जो काम कर रहे हो वो, ठीक है। इसके आधार में व्यवहारिक जांच करने के लिए आधारभूत प्रस्तुति के लिए सांख्यिकी जानकारी आवश्यक है, मतलब कि उसके व्यवहार की जितनी सांख्यिकी जानकारी होनी चाहिए कि कितना गया कितना आया, उसके आंकड़े आपके पास होने चाहिए। उदाहरण समझे तो बारिश और कृषि के उत्पादन के बीच संबंध कीमत और मांग के बीच संबंध है, और यह लाभ के उत्पादन के बीच संबंध सांख्यिकी के आधार के साथ प्रस्तुत किया जाता तो उसकी विश्वसनीय बढ़ जाती है और व्यवहार दृष्टि से यह सिद्धांत सही नहीं बल्कि जांच के। मतलब देखो बारिश में कृषि का उत्पादन के बीच एक कीमत और मांग होती है। बारिश के समय होता है तो कीमत मांग में, बारिश के समय कोई भी चीज़ वस्तु क्या तो थोड़ी महंगी होती है क्योंकि उसका अवर जवर ज़्यादा नहीं होता, चीज़ वस्तु ज़्यादा मिलती नहीं, जिस कारण से उसके क्या भाव में भी वृद्धि हो जाती है। और कीमत और मांग के साथ लाभ हरदम जुड़ा ही होता है। कोई भी चीज़ वस्तु बेचते हो तो उसके अंदर क्या लाभ तो हमेशा जुड़ा ही होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते तो दशा और दिशा का रुझान लेना। रुझान मतलब जानकारी लेना, उसकी दशा कैसी है मतलब उस चीज़ वस्तु की, और उसका क्या दिशा कैसी है उसके बारे में जान। तो संपूर्ण अर्थतंत्र में उसके किसी भी एक क्षेत्र का रुझान किस प्रकार क्या है, किस दिशा में आंकड़ों के द्वारा जान सकते हैं, मतलब उसके आंकड़ों के द्वारा हम उसको जान सके किस प्रकार के वो होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो उदाहरण देकर राष्ट्रीय आय में कृषि के क्षेत्र में हिस्सा घटता है। राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा घटा होगा क्योंकि 26% ही राष्ट्रीय आय हमको मिलते हैं, मतलब पैसे मिलते हैं, ठीक है। भारत में होने वाला आयात का प्रमाण बढ़ता है, मतलब बेचने का प्रमाण, खरीदने का प्रमाण बढ़ता है जबकि बेचने का प्रमाण कम हो रहा है। अर्थतंत्र में मुद्रा वृद्धि बढ़ती है, मतलब पैसा बढ़ता है वहाँ का, ठीक है। यहाँ पे रुझानों के आंकड़ा द्वारा दिए जाते हैं। आंकड़ों के दशा और दिशा में दोनों दर्शाते हैं। अर्थतंत्र में किसी भी दिशा में जहाँ रहता है किसी भी देश के साथ ये आर्थिक व्यवहारों को बढ़ोतरी रही है। किसी भी देश में उत्पादन बढ़ रहा है, किसी देश का रोजगार का अवसर बढ़ रहा है, तो यह तमाम दिशा जानकारी पर ज्ञात की जा सकती है, मतलब इसको हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके आंकड़ों पे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो कितना बेचा गया, कितना खरीदा गया, कितना लाभ हुआ, कितना हानि, उसके बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन, तुलना करना, एक दूसरे से क्या तुलना की जाती है। तो सांख्यिकी जानकारी तुलनात्मक अध्ययन के अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है। स्थान और समय के रूप में तुलना आंकड़ों के द्वारा ही किया जाता है, मतलब आंकड़ों के द्वारा तुलना की जाएगी। भारत में 1951 की तुलना में 2015 में हमारे देश में आर्थिक क्षेत्र में कितने प्रमाण में परिवर्तन हुआ उसके बीच से अमेरिका, चीन, ब्रिटेन की तुलना में हम कह सकते हैं, मतलब उसकी जांच कर तुलना कर सकते हैं। पहले कितना था, अब कितना है, उसके बारे में हम जान सकते हैं तुलना के द्वारा। संक्षिप्त प्रस्तुति, मतलब कि छोटी सी प्रस्तुति के बारे में देखें तो उसमें दिया कि आर्थिक अध्ययनों के लंबे वर्णन, बदलते आर्थिक संदर्भ की संक्षिप्त प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए सांख्यिकी जानकारी आलेख प्रस्तुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि सांख्यिक आंकड़े आपके पास हो तो आलेख के द्वारा अनपढ़ इंसान भी समझ सकता है। आलेख बनाओ तो उसको पता चल जाएगा भाई कि ये आलेख में जाना है। तो ऐसे कोई अनपढ़ इंसान हो और उसको समझ ही ना आता तो आलेख के द्वारा भी आप समझा सकते हो, ठीक है, आसानी पड़ता है। समान रूप से इसे समझने के लिए प्रस्तुति के लिए सांख्यिकी जानकारी की तुलना, रुझान, सिद्धांत सचोट एवं संक्षिप्त होना, मतलब कि क्या होता है कि आपको ये आंकड़े की जानकारी एक आपको परफेक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है, और उसके रुझान भी सही होने चाहिए और बहुत छोटा ही होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा लिखने से लोगों को क्या समझ आएगा नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि 1.8 में सांख्यिकी जानकारी को आकृति आलेख द्वारा प्रस्तुत समय अध्ययन में रखे योग्य बातें, मतलब कि आप जब इसके अंदर बताया कि अर्थशास्त्र ने प्रस्तुत किया कि निष्कर्ष के सिद्धांतों के में विश्वसनीय आधार सांख्यिकी प्रस्तुत पर है। आंकड़ों के द्वारा प्रस्तुत जानकारी आलेख का आकृति प्रतीक के स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि क्या होगा कि
सांख्यिकी जानकारी के लिए आकृति आलेख के द्वारा हम बता सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरह लोगों को समझा सकते हैं। बाकी समझाते समय आपको लिखते समय बुक के अंदर, ठीक है, बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है, उसके लिए कौन कौन सी बातें होती है उसके इसके अंदर बताया गया है। आगे देखें तो विश्वसनीय प्राप्ति स्थानों के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्थिक सिद्धांत या निष्कर्ष जिनके आधार पर दिया जाता है और वह सांख्यिकी जानकारी के लिए प्राप्ति स्थान विश्वसनीय सर्वमान्य भी अपेक्षित है। जैसे कि भारत की आर्थिक स्थिति दर्शाने के लिए राष्ट्रीय स्तर, विश्व बैंक के रिपोर्ट और केंद्र सरकार के सांख्यिकी संस्थाओं के आंकड़ों के आधारित हो। मतलब कि क्या हो कि जो आपके आंकड़े होने चाहिए विश्वसनीय होने चाहिए, यानी कि उल्टे सीधे आंकड़े होने चाहिए। आप बोलो कि भाई 2011 में जनगणना हुई तो 31 लाख थे, ऐसा नहीं, 21.21 करोड़ क्या जनसंख्या भारत में थी, ये सब जानते हैं। तो आपके आंकड़ों की भी जानकारी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए बनाते समय। निरपेक्ष और सापेक्ष, निरपेक्ष और सापेक्ष क्या होते हैं, तो सामने उस क्या होता है निरपेक्ष और सापेक्ष जो पीछे है वो, जो इसके बारे में हम जानते ना हो। तो निरपेक्ष और सापेक्ष जो होते हैं, दो या उससे अधिक चलों के बीच संबंध या आकृति के प्रस्तुत के लिए यह रखना चाहिए। जिससे निरपेक्ष चल है को क्षैतिज एक्स और पर और सापेक्ष को ऊर्ध्व अक्ष पर दर्शाया जाता है, एक्स और वाई पे इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। एक्स वाई लेकर के उसको बताया जाएगा जो जानकारी दी गई। फिर उसके बाद देखते हैं स्केल माप लिया जाता है। स्केल माप डायरेक्ट आपको समझा रहा है। स्केल माप लिया जाता है कि एक खानों के बीच में कितनी दूरियां होनी चाहिए, ठीक है, कितनी दूरी पे आप दर्शाते हैं उसके बारे में जो जानकारी तो इसके लिए क्या बताए जाते हैं। अब इसके अंदर देखोगे आप लोग तो सांख्यिकी जानकारी, आकृति और आलेख। सांख्यिकी जानकारी आकृति आलेख में आप देखोगे तो 12वीं में भी आपको आएगा, फिलहाल अभी 11वीं में देख लो आप लोग। तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्तंभ आकृति, पार्श्व आकृति और वृत्तांश आकृति। स्तंभ आकृति के बारे में देखें तो स्तंभ मतलब कि क्या खंभे की आकृति जैसी होती है। तो इसमें देखो आप दिया गया है भारत में गेहूं का उत्पादन वर्ष दिया 70, 71, 81, 80 इस तरह से दिया। उत्पादन कितना होता है गेहूं का, तो 23, 36, 55, 39 इस प्रकार से दिया है। तो इसको क्या करना है, एक्स और वाई आपको ग्राफ में बनाना है, ठीक है। तो इस साइड का जो कभी भी सन होगा, कभी भी जो सन होंगे, तारीख होगी, हरदम नीचे ही आती है, ठीक है, चाहे राज्यों का नाम हो, तो ये सब इधर ही आएंगे। तो इसका नीचे क्या दर्शा दिया जाएगा, वर्ष, सारे वर्ष दर्शा दिए। अब आंकड़े दिए तो आंकड़ों के लिए आपको लेना है कि एक अक्ष पे क्या आपने वर्ष दर्शाया, और वाई अक्ष पे आपको क्या दर्शाना है, 0.5 के अनुसार 10 टन दर्शा रहे हो। तो यहाँ पे रखेंगे 10 के पहाड़े के 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक ले जाएंगे। अब देखो अब क्या 71 में क्या 23 था, तो 23 ले जाएंगे, 20 और 30 के बीच में 23 आएगा, फिर 36 है तो 36 आएगा बीच में। अच्छा, इस प्रकार से इसको क्या लिया जाएगा, इसको स्तंभ आकृति कहा जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए दूसरे नंबर पर अगर देखते हैं तो उसको क्या पास की आकृति कही जाती है। कौन सी आकृति, तो पास की आकृति। पास की आकृति में 2 तरह के होते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्ष दिए हैं सारे, फिर उसके अंदर क्या पुरुष दिए, पुरुष की संख्या। इसमें क्या गुजरात में अक्षर ज्ञान मतलब कि पढ़े लिखे, तो गुजरात में पुरुष, स्त्री और कुल दिया गया, ठीक है। तो 51 में कितने, तो 30-17 पुरुष पढ़े हुए थे और स्त्री के 12-59 पढ़े थे। टोटल क्या 21, हाँ, मतलब इस तरह से पढ़े हुए। तो पढ़े हुए लोगों की क्या जनसंख्याओं के बारे में पढ़ा है। तो इस प्रकार से दो दिया, तो इन दोनों को दर्शाने के पास की आकृति में बताए जाते हैं। तो इसमें क्या तो गुजरात में इस वर्ष है तो वर्ष हरदम अभी बोला कि नीचे दर्शाएंगे, वर्ष दर्शा दिए। इसमें क्या पुरुष के लिए इस प्रकार का बॉक्स बनाएंगे, स्त्री के लिए व्हाइट वाला और कुल के लिए ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें देखो तो इसमें क्या होगा, 3 प्रकार के दर्शाने पास की आकृति है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या, तो यहाँ पे एक वाई के ऊपर ये का हमने स्केल माप के द्वारा क्या 10 के पहाड़े से लिया, ठीक है। तो वाई के 10, 20, 30, 100 तक ले जाएंगे इस तरह से। अब इसके अंदर क्या करना है, तो 1991 में दिया था, तो 1991 में कितना था, तो आपको देखो 30, पुरुषों की संख्या 30 थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या कहाँ तक ले जाएंगे 30, और स्त्रियों की संख्या कितनी थी 12। तो इसमें स्त्रियों की संख्या कितने पे ले जाएंगे, यहाँ पे ये व्हाइट वाले में देखो इधर है 12, ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा, इसमें 21 दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 21, ठीक है। तो इस प्रकार से बना है पास की आकृति में इस प्रकार की आकृति बनती है। अब लास्ट में देखो तो तीसरा आता है वृत्तांश आकृति। वृत्तांश आकृति का मतलब क्या होता है, गोल आकृति है, पूरा गोल होता है। प्रतिशत में देखे तो कितना होगा, 100 होगा। सेल्सियस में देखे तो इसमें क्या 360 सेल्सियस के होते थोड़े, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप देखो क्षेत्र और प्रतिशत दिया, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र इसमें दिया गया। तो इस प्रकार से दिए, तो इसमें देखो तो फिर बता देंगे इसके अंदर आकृति में कि जो डॉट है वो क्या होगा, कृषि क्षेत्र है, बिंदा है वो क्या होगा औद्योगिक है, और वाइट है वो क्या सेवा क्षेत्र है। तो इतना फिर खाने में इस प्रकार से तीनों दर्शा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से दिए जाते हैं। अब इसका महत्व पढ़ते हैं कि भाई
अर्थशास्त्र में इसके महत्व क्या है उसके बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में पहला व्यवहारिक महत्व के बारे में। अर्थशास्त्र में दैनिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है और अर्थशास्त्र के अध्ययन और व्यवहार का ज्ञान और व्यवहारों के नीचे अनुसार प्रभावित करता है, मतलब कि व्यवहार इसके जितने होते हैं उनके अनुसार ही हमको क्या प्रभावित करेगा। ठीक है, मतलब जो दैनिक जीवन में आप रोज बरोज में जो चीज़ वस्तुओं को यूज़ करते हैं उसके अंदर बताए जा सकते हैं और हमको प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय को देश से बाहर तो वर्तमान समय आर्थिक प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को असर करता है, उनके मुद्दों को क्या वो असर करता रहता है। अमेरिका में पावर क्यों है और खनिज तेल के भावों में कमी वृद्धि हो क्यों है। रसिया में अमेरिका, चीन, भारत में कौन सी समानता है, कौन से अंतर है, कौन से देश पूंजीवादी का इस तरह के को है तो इसके किसी भी देश के साथ सरलता से व्यवहार कर सकते हैं, ये समझाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में इस प्रकार से व्यवहारों को समझाए जाते हैं। आगे देखते हैं ऐतिहासिक पुराने समय की बात करें तो तेजपत्ता और गरम मसाले के लिए इंग्लैंड के व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, आपने पढ़ा है समाज में ये, और भारत में आकर के व्यापार पश्चात शासन किया था। रोजगारों के लिए उद्योगों के धंधे मंदी और ऊंचे दर पे बोझ भारी प्रजाओं के लिए शासन विरोध हुआ इसके लिए। फिर उसके बाद भाव वृद्धि के ऊंचे दर में कमी और आर्थिक विषय में बड़े पैमाने पर राजनीतिक अराजकता सर्जन हुई, मतलब कि राजकीय सर्जित हुआ, भ्रष्टाचार सर्जित हुआ। फिर इसके अध्ययन करने के बाद ये घटनाओं को भी समझाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं तो आर्थिक महत्व क्या है उसके बारे में। तो पहले दैनिक व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए, ठीक है, अगर आपको क्या कि अभिनेता, डॉक्टर, वकील, गायक, शिक्षक, आर्थिक निवेश के प्रत्येक रूप से आर्थिक प्रवृत्तियों के शामिल ना हो ऐसे लोगों के लिए बचत, पूंजी खर्च और आय के खर्च प्रस्तुत करने होता है। और इसमें सहग्रहणीय को लेकर सरकार तक को लेकर आर्थिक निर्णय लेने का आर्थिक सहमत है, मतलब क्या दैनिक जीवन में आपने कितना कमाया, कितना बेचा, इस सारी चीज़ वस्तुओं को बताने के लिए क्या होता है कि इस प्रकार के क्या ग्राफ की रचना की जाती है, जिससे आप क्या उसको जान सकते हो कि लाभ हुआ कि हानि। ठीक है, सरकार की नीति और को समझने के लिए, सरकार की नीतियों को समझने के लिए आप इसके द्वारा समझ सकते हो कि भारत देश के लिए मुख्य मुद्रा नीति मतलब पैसों की और राजकीय नीति संपूर्ण रूप से के दैनिक जीवन में गंभीर असर कर रहा है। इस प्रकार से लेकर अर्थशास्त्र के अध्ययन की नीति को समझने के लिए इसके लिए क्या निर्णय लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के निर्णय जो होते लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि मोदी जी अगर माना कि आपको नवंबर तक का राशन दे रहे तो आपको पता चलेगा कि नवंबर तक का क्या होगा कि लॉकडाउन होने वाला, इस तरह का हम समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी होते हैं कि आपको क्या ग्राफ के द्वारा समझ सकते हो कि कितना हानि होने का और आगे चल के कितना लाभ उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं तो व्यवसायिक महत्व, आय और खर्च के मांग पूर्ति तमाम विषयों के व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है। तमाम जितने भी विषय उसके व्यवसाय के साथ जुड़े हुए होते हैं उनके खरीद बिक्री में। अर्थशास्त्र के साथ अध्ययन और व्यवसाय के आर्थिक गणना के मदद रूप होते हैं। वास्तव में सेवा, कीमत और निर्धारित साधन, कच्चे माल का क्रय विक्रय करना मतलब खरीद बेचना करना और तमाम विषयों के आर्थिक मदद रूप होते हैं, मतलब ये आर्थिक रूप से मदद रूप माने जाते हैं। मतलब इनके ग्राफों के द्वारा हम समझ सकते हैं और इनको पता भी कर सकते हैं कि भाई कि कितना खरीदना, कितना बेचना है, कल के लिए कितना स्टॉक है, सब पता चलता है। तीव्र स्पर्धा वाले बाजार में कीमत कम करके ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकता है, मतलब कोई भी अगर स्पर्धा हो तो सामने वाला व्यक्ति 10 में बेच रहा है, हम 5 में बेचे तो ग्राहक सबसे ज़्यादा हमारे पास आएंगे। इसकी ऐसी स्पर्धाएं। आर्थिक मूलभूत रूप से आर्थिक निर्णय लेने सहाय है और व्यापक महत्वपूर्ण है। आर्थिक विषय में मानव के मुख्य 3 स्वरूप है, ग्राहक के रूप में, उत्पादन के रूप में और श्रमिक के रूप में माने जाते हैं। इन तीनों स्वरूपों को कम से कम रकम भुगतान करने का अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयत्न करता है, ऐसे आर्थिक सिद्धांत के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है, आज चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू।